ईपीजी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर हर्षबाला शर्मा इंद्रप्रस्थ कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ और आज मैं आपसे आधुनिक कविता 2 की इकाई समकालीन कविता पर धूमिल का प्रभाव पर चर्चा करूँगी। इस इकाई के अध्ययन के द्वारा आप निम्नलिखित बिंदुओं से परिचित हो सकेंगे। समकालीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, धूमिल के अन्य कवियों पर पड़ने वाले प्रभाव तथा समकालीन कविता की नई दिशाएं और सृजन के आयाम। धूमिल हिंदी कविता के उस दौर के कवि हैं जब लेखकों, कवियों और कलाकारों का नेहरू युग से मोहभंग आरंभ हो चुका था। 1960 के आसपास की कविता को समकालीन कविता कहा जाता है। ये समय बदलाव का समय था। औद्योगिकरण, पूंजीवाद, शहरीकरण और बेरोजगारी से मध्य वर्ग असंतुलित हो चुका था। इसी के साथ साथ हिंदी कविता पर पश्चिमी दर्शन का प्रभाव भी साफ साफ नजर आ रहा था। पश्चिमी दर्शन के अस्तित्ववाद का प्रभाव कविता पर विशेष रूप से नजर आया। अस्तित्ववाद की मूल मान्यताओं को समझते हुए मध्य वर्ग के सामने एक नई तरह की अवधारणा सामने आई। इस अवधारणा के लिए ईश्वर मृत हो चुका था और कवि ये दावा कर रहे थे, विद्वान यह दावा कर रहे थे कि ईश्वर को स्वयं उन्होंने अपने हाथ से समाप्त कर दिया है। एक अजीब से असंतुलन का दौर चारों ओर नजर आ रहा था। गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। इस तरह के दर्शन की मान्यताओं को देखकर पहली बार व्यक्ति ने निज के संदर्भ में एक नई चर्चा करनी शुरू कर दी थी। वैयक्तिक स्वच्छंदता, दुख, पीड़ा, अस्तित्व के साथ साथ नई कविता में लघु मानव की अवधारणा का विकास भी लगातार हो रहा था। विजयदेव नारायण शाही जब कविता पर बात करते हैं तो कविता के बहाने लघु मानव पर बहस करते हैं। 6वां दशक में जब वह इस शब्द को सामने लेकर आते हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उस लघु मानव में स्वयं को देखने लगता है। हर एक क्षण व्यक्ति टूट रहा था। व्यक्ति के सामने राजनीतिक व्यवस्था दोषी के रूप में खड़ी हुई थी और व्यक्ति 2 स्तरों पर कहीं ना कहीं बहुत बेचैनी से यह अनुभव कर रहा था कि समाज के असंतुलन और वैयक्तिक अनुभूति को जोड़ने की आवश्यकता खड़ी हो गई है। यह मोहभंग का दौर था। कमलेश्वर नई कहानी की भूमिका में लिखते हैं कि चेहरे बदले, गोरे साहब गए और ब्राउन साहब आ गए, परंतु चरित्र नहीं बदला। और यही स्थिति कहानी से लेकर कविता तक में देखी जा सकती है। जब हम मलबे का मालिक जैसी कहानियाँ पढ़ते हैं, अमृतसर आ गया जैसी कहानियाँ पढ़ते हैं या तमस जैसे उपन्यास पढ़ते हैं तो चारों ओर हमें वही पीड़ा नज़र आती है जिसके केंद्र में मोहभंग है। कविता इससे अलग दिशा में नहीं चल रही थी। कविता ने भी इस मोहभंग को रेखांकित किया। आज़ादी के बाद जिन लोगों ने देश की सत्ता संभाली, उनके भाषणों और वक्तव्यों में आदर्शवादी बातें तो बहुत नज़र आती थीं, परंतु उनका आचरण इससे बिल्कुल विपरीत था। जनता हैरान थी इस दोहरे चरित्र को देखकर। ऐसे में कवियों ने इस दोहरे चरित्र को अभिव्यक्ति दी। कविता एक तरह से 2 भागों में बंटती हुई नजर आती है। एक तरफ राजनैतिक पारदर्शिता की मांग करती हुई कविताएं और दूसरी ओर अकविता जिसमें यौन प्रतीकों की भरमार है। यहाँ इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि यथार्थ को समझने, स्वीकार करने और बदलने की अभिव्यक्ति ही सिर्फ इस कविता में नहीं है, बल्कि उस यथार्थ के प्रति प्रतिरोध करने की जो बेचैनी है वो भी इस कविता के बीच में नज़र आती है। अकविता के कवियों ने उसे यौन प्रतीकों के माध्यम से बदलने की कोशिश की तो अन्य कवियों ने कभी पिता के लिए, तो कभी माँ के लिए, तो कभी बच्चे के लिए, तो कभी पर्यावरण के लिए अपनी चिंताओं को रेखांकित करते हुए सहृदय स्तर पर कविता को बदलने का प्रयास किया। कई बार यह काव्य भावनात्मक विस्फोट का काव्य भी नजर आता है। बहुत क्रोध में भरकर कई बार कवि अराजक स्थितियों का चित्रण भी करते हैं और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग भी कर लेते हैं जो सचमुच सभ्यता या सभ्य कहे जाने वाले लोगों को असंतुष्ट कर सकते हैं। परंतु फिर भी इन कवियों को लगता है कि पैर से सिगरेट कुचली जाए, उससे ज़्यादा अच्छा है कि गंदे शब्दों और भद्दे शब्दों को भी सामने रखकर व्यक्तियों को सोचने के लिए मजबूर किया जाए। हो सकता है कि यदि हम बहुत सभ्य माने जाने वाली स्थितियों से आते हैं तो हमें ये तर्क स्वीकार्य ना हो, परंतु उस दौर के कवियों ने व्यक्ति की इन बेहुदा हरकतों के भीतर विद्रोह की छाया को समझा और देखा कि शायद उस क्षण के लिए वह क्षण ही सत्य है, तो इसे गौरवान्वित किए जाने की भी ज़रूरत थी। ये कवि एक राजनीतिक समझ के साथ सामने आ रहे थे और ये देख रहे थे कि राजनीतिक स्थितियाँ
जिनके हाथों में दे दी गई हैं या जो हमारे प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, वे वास्तव में केवल व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं और कुछ नहीं। इसीलिए धूमिल को ये जनतंत्र एक तमाशा लगता है और उन्हें लगता है कि ये तमाशा करने वाले मदारी एक भाषा के माध्यम से इस जनतंत्र को खोखला कर रहे हैं। इसीलिए धूमिल की कविता में विद्रोह लगातार नजर आता है, क्रोध दिखाई देता है, आक्रोश दिखाई देता है, नग्नता दिखाई देती है। और इसीलिए उन्हें पीली साड़ी पहने पीले चेहरे वाली स्त्री के पीछे खड़ा हुआ पेड़ एक ऐसे पेड़ के रूप में बदलता हुआ नजर आता है जो लगातार बड़ा होता जा रहा है और ना जाने कब उसे अपने शिकंजे में कस लेगा। वह आस्था और विश्वास पर भी कविता लिखना चाहते हैं, पर देख रहे हैं कि लगातार ये आस्था और विश्वास टूट रहे हैं। टूटने की पीड़ा भी कवि ही तो रेखांकित करेगा, इसीलिए वह पीड़ा भी लगातार उनकी कविता में नजर आती है। 1960 और 65 के आसपास युद्धों से गुजरते हुए भारत में जिस कविता की रचना हो सकती थी, वह कविता आक्रोश की ही कविता हो सकती थी। इसीलिए धूमिल की कविता का प्रभाव समकालीन कवियों पर नजर आता है। धूमिल कविता का मुहावरा बदलते हैं। वह केवल मुहावरा ही नहीं बदलते, व्याकरण भी बदलने की बात करते हैं। उन्हें नज़र आता है कि चारों ओर संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, कारक सब कुछ टूट कर बिखर गए हैं। जिस देश में एक समूचा सही वाक्य खड़ा नहीं हो पाता, उस देश की सेना दूसरे देश की सेना के सामने खड़ी हो पाएगी, धूमिल को इसमें संदेह है। इसीलिए उनकी कविता में जो आक्रोश, बेचैनी, खीज, क्रोध या नग्नता नज़र आती है, वह आगे जाके समकालीन कविता का विषय बनती है और आगे जाकर कवि हथियार के रूप में भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पहली बार उन उपेक्षितों को, उन तिरस्कृत होने वाले व्यक्तियों को कविता में स्थान मिलता है जिन्हें कविता की हदों से बाहर रखा गया था। और इसीलिए धूमिल का प्रभाव दो तरह से रेखांकित किया जा सकता है। एक, व्यवस्था के प्रति विद्रोह के रूप में, जहाँ बहुत तीव्र आक्रोश है, क्रोध है, और दूसरी ओर कोमल और मधुर रूप में भी। मैं यहाँ यौन प्रतीकों की चर्चा नहीं कर रही हूँ। धूमिल का प्रभाव उस यौन प्रतीकों के रूप में भी है, परंतु वह तीसरा प्रभाव है। यदि दूसरे प्रभाव पर ध्यान से देखें तो समकालीन कवियों ने अपनी कविताओं में सिर्फ व्यवस्था विरोध को ही रेखांकित नहीं किया, बल्कि एक सरोकार उनके केंद्र में है और ये सरोकार ईमानदारी से भरा हुआ है। जहाँ पर्यावरण के प्रति सरोकार है, प्रेम की भी इच्छा है, दुनिया को बदलने का मन है, बच्चे के प्रति चिंता है, भाषा के भी प्रति चिंता है। और राजेश जोशी तक आते आते कविता उन बच्चों के प्रति चिंता के रूप में बदल जाती है जिनकी सारी गेंदें खो गई हैं, जो कहीं पढ़ने नहीं जा पा रहे। इस समाज के लिए धिक्कार है, क्योंकि ये समाज उन बच्चों को पढ़ने नहीं देता, उनकी सारी गेंदें अंतरिक्ष में खो जाती हैं। इसीलिए इन रचनाकारों में हमें पिता का प्रेम नज़र आता है, माँ के प्रति कविता ना लिख पाने की पीड़ा भी नज़र आती है। मंगलेश डबराल, चंद्रकांत देवताले व्यवस्था विरोध के समानांतर रूप से प्रेम को भी कविता का विषय बनाते हैं। मंगलेश डबराल की कविताओं में पहाड़ लगातार खदबदाता हुआ नजर आता है, ठेठ स्थानीयता नजर आती है। लगता है कि पहाड़ मानो कविताओं में साथ साथ चला आया है। अरुण कमल की कविताओं में भी व्यवस्था विरोध है, परंतु वाचालता नहीं, चीख पुकार नहीं है, भदेसपन नहीं है, सहज वाणी है, नाटकीय अंदाज है। राजेश जोशी की कविताओं में प्रार्थना गीत हैं, चांद की आदतें हैं और नन्ही मुन्निया की गुनगुनाहट भी है। यानी केंद्र में सरोकार है, भाषा बदल रही है। आदमियत की जिस तमीज़ को धूमिल चाहते थे कविता के केंद्र में लाना, समकालीन कविता के कवियों तक आते आते वह सरोकार केंद्र में आने लगे हैं। और शायद इसीलिए अब कवियों ने भाषा को भी बदलना शुरू किया है और विरल संगीत और पारदर्शिता को भी केंद्र में लाना शुरू किया। धूमिल के इस प्रभाव को देखने के लिए सबसे पहले जनतंत्र, शोषण और आक्रोश की अभिव्यक्ति को समझना होगा। यदि हम कहें कि धूमिल सिर्फ व्यवस्था निषेध के कवि हैं तो ये सत्य नहीं होगा। उनकी कविता संघर्ष की कविता है। वे कविता को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं और चंद्रकांत देवताले, राजेश जोशी, लीलाधर जगोड़ी, आलोक धनवा, अरुण कमल आदि उनके इस पक्ष को ग्रहण भी करते हैं। कवियों में कई बार निषेध और नकार नजर आता है, परंतु हर बार धूमिल की उस पंक्ति को याद में रखना होगा जहाँ पर वह भाषा में आदमी ढूंढ रहे हैं और इन कवियों ने भाषा में उस आदमी को ढूंढा है।
चंद्रकांत देवताले की कविताओं पर यदि ध्यान से विचार किया जाए तो वह आदिवासी महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को केंद्र में रखते हैं। वे देखते हैं कि चारों ओर पाप और अपराध साकार हो रहा है। दिल्ली शहर में बैठकर उन पर बात करना बहुत सरल है, परंतु उनके आसपास जाकर उनकी पीड़ा को महसूस कर पाना ये कवि की भी बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। जिस हल्फिया बयान की बात करते हैं धूमिल, वो हल्फिया बयान नज़र आता है चंद्रकांत देवताले की कविताओं में। जब वे लिखते हैं लक्कड़बग्गा हंस रहा है, इस पठार पर पत्थर फेंक रहा हूँ, तो वह देह का धंधा करने वाली औरतों की चर्चा करते हैं। सूरज की मजबूरी पर क्रोध करते हैं। मनुष्य के भीतर छिपी हुई आग की तलाश करते हैं और देखते हैं कि ये सारी की सारी तलाश व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि असल में मिलते हैं केवल मरे हुए सपनों के शोक गीत। धूमिल ने लिखा था कि व्यर्थ ही प्रकाश की बड़ाई में बकता है। सूरज कितना मजबूर है, हर चीज़ पर एक सा चमकता है। धूमिल उदास थे, धूमिल दुखी थे कि ये सूरज हर चीज़ के लिए एक जैसा चमकता क्यों है। चंद्रकांत देवताले उनकी इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि बचपन से तो ये बताया गया था कि आग हर चीज़ में होती है, तो फिर इस मनुष्य में जो जीती जागती आग होना चाहिए, उसमें वो आग मिलती क्यों नहीं। उनकी पंक्तियां हैं, आग हर चीज़ में बताई गई थी, पानी, पत्थर, अन्न और घोड़ों तक में भी अग्नि का वास बताया गया था। मनुष्यों में आग होती है और होनी ही थी, पर आज आग का पता नहीं चल रहा है। जीवित आत्माएं, बुझी हुई राख या भूसे की तरह नाटक। ध्यान से देखिए इन शब्दों को, जीवित आत्माएं। आत्माएं हमें नज़र नहीं आती, होती हैं या नहीं होती ये भी एक बहस का विषय हो सकता है, परंतु आज हर चलता फिरता मनुष्य केवल एक जीवित आत्मा में बदल गया है। सिगरेट को पैर से कुचल तो सकता है, पर खुद एक बुझी हुई राख बन गया है, एक ऐसी राख जिसमें कहीं कोई चिंगारी नहीं है। धूमिल इसीलिए परेशान होते थे। धूमिल ने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए और उन प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ आकर चंद्रकांत देवताले की कविताओं में मिलने लगते हैं। धूमिल भूखे आदमी की चर्चा करते हैं, जनतांत्रिक जंगल की बात करते हैं, वह भटकते हुए नागरिक की बात करते हैं। वह एक ऐसी भाषा की तलाश करते हैं जो भाषा सही भाषा होगी, जो भाषा टूटी नहीं होगी, बिखरी नहीं होगी, और जो वाक्य टूट गया है शायद कोई उसे जोड़ सकेगा। चंद्रकांत देवताले उस कारण की पड़ताल कर लेते हैं जिस कारण से ये वाक्य टूट गया है। वे जानते हैं कि इसके टूटने का कारण और कुछ नहीं, राजनीतिक दहशतगर्दी है। चारों ओर लक्कड़बग्गे हंसते हुए नजर आ रहे हैं, डोमों की हत्या की जा रही है, आदिवासियों को मारा जा रहा है, और राजनेता हेलीकॉप्टर से उतरकर केवल एक हंसी हंसते हुए आते हैं, चेहरा ओढ़कर उनके प्रति संवेदना दिखाते हुए वापस चले जाते हैं। लगातार ज़मीनें छीनी जा रही हैं, लोग नंगे हो रहे हैं, लोग खत्म हो रहे हैं। उड़ीसा से लेकर बिहार से होते हुए दिल्ली तक वापस आकर इस त्रासदी को अनुभव और महसूस किया जा सकता है, जहां ये व्यवस्था तीमारदार नहीं हत्यारी है, और वह आवाज़ बच्चों की नहीं लक्कड़बग्गे की हंसी है। देखिए कितना बड़ा झूठ प्रेषित किया जा रहा है कि बच्चे हंस रहे हैं। ये बच्चे नहीं हंस रहे, ये व्यवस्था है जो लक्कड़बग्गे के रूप में हंसती हुई आ रही है और आकर उन आदिवासियों की ज़मीन को छीनती चली जा रही है और उनका नामो निशान मिटा दे रही है। चंद्रकांत देवताले ने धूमिल की इस बेचैनी की परंपरा और आक्रोश को आगे बढ़ाया। धूमिल ने भूख से मरे हुए आदमी को आज के समय के मनोरंजक विज्ञापन के रूप में देखा। देवताले कहते हैं कि भूख से मरा हुआ आदमी आज का विज्ञापन नहीं है। वे वितृष्णा से भर उठते हैं और उन्हें लगता है कि ये संसार ईश्वर का बनाया नहीं हो सकता, और यदि उसने गलती से इस संसार को बनाया भी हो तो भी वह स्वयं इसको अब नहीं देख रहा है। यदि देख रहा होता तो क्या उसकी देह में कोढ़ नहीं फूट पड़ता। वह देख रहा है कि चारों ओर अन्याय बढ़ता जा रहा है, कैसे केवल वह मुस्कुरा सकता है और शांत रह सकता है। यदि वो शांत है तो वह ईश्वर नहीं, और यदि वो शांत रहना चाहता है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं। इसलिए धूमिल को जहाँ एक्सरे पर धब्बे नज़र आते हैं, आंतों की काली स्याही नज़र आती है, वहीं देवताले सत्य, आस्था, ईश्वर और सौंदर्य पर से विश्वास खो देते हैं। वे कहते हैं कि यदि वो सचमुच होता तो वे न्यायाधीश बनकर ना बैठा होता, उसकी आंखें जल रही होती और वह स्वयं सलाखें अपनी आंखों में भोंक लेता। यदि वो सुंदर होता तो अपने चेहरे पर तेजाब पोत लेता और अंधे कुएं में कूद जाता।
याद कीजिए अखबार की उस हर कतरन को, जहाँ पर हर रोज़ तीसरे और चौथे पृष्ठ पर हम तेजाब से घटती हुई घटनाओं को लगातार देखते और पढ़ते हैं और अपना चेहरा घुमाकर सुंदरता की ओर मोड़ लेते हैं, जहाँ अगले पृष्ठ पर बहुत सुंदर चेहरे आपको किसी विज्ञापन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। क्या यही आमंत्रण कवि का सत्य हो सकता है? नहीं। समकालीन कवियों ने इस आमंत्रण का विरोध किया और उस तेजाब से पुते हुए चेहरे को अपनी कविता का विषय बनाया। इसीलिए कई बार भाषा की अनगढ़ता नज़र आती है, सपाट बयानी नज़र आती है, फैंटेसी नज़र आती है, कविता टूटी हुई नज़र आती है, बिखरी हुई नज़र आती है, संदर्भ जोड़ना मुश्किल हो जाता है और एक क्षण के लिए रुककर पाठक सोचता है कि क्या कवि कविता लिखते हुए कहीं भटक गया था। पर वास्तव में ये भटकन इस समाज का सत्य है। कवि भटकेगा तभी इस समाज को राह पर लेकर आएगा। आलोक धनवा की कविता पर यदि हम ध्यान से विचार करें तो धूमिल की कविता की राजनैतिक क्षमता, उसकी धार, पीड़ा, सब कुछ इस कविता में नज़र आती है। तीखी नोक जैसी कविता आलोक धनवा की कविता की भाषा का प्रतिनिधित्व करती है। आलोक धनवा जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर जैसी रचनाएं जब लिखते हैं तो धूमिल की कविता का राजनैतिक प्रभाव वहाँ साफ साफ देखा जा सकता है। शब्दों से अधिक तंबाकू का इस्तेमाल अथवा आकाश यहाँ एक सुअर की ऊंचाई भर है, जिसे प्रयोग करते हुए आलोक धनवा व्यवस्था के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हैं। असल में उनके लिए भी कविता सिर्फ कविता नहीं है, गोली दागने की तमीज़ है। धूमिल के लिए कविता भाषा में आदमियत की तमीज़ थी और आलोक धनवा के लिए कविता गोली दागने की तमीज़ है। एक शब्द दोनों में समान है और वह है तमीज़। तमीज़ किसी भी चीज़ की हो, कविता उसे अवश्य सिखाएगी। इसीलिए आलोक धनवा सामाजिक प्रतिबद्धता की चर्चा करते हैं। वह टॉल्स्टॉय का जिक्र करते हैं, गोर्की का जिक्र करते हैं, सार्त्र और कामू का भी जिक्र करते हैं। धूमिल का जिक्र नहीं करते, पर हम ध्यान से देखें तो हमें पता लगता है कि उनकी भाषा का सांचा धूमिल की कविता से गुजर कर तैयार होता है। धूमिल ने कविता की सबसे बड़ी ताकत मानी थी कि वह विपक्ष में खड़ी हो सकती है। इसीलिए वे कविता को एक सार्थक वक्तव्य के रूप में देखते हैं। धूमिल जब जब देखते हैं कि मजदूर हथकड़ी पहने खेत में खड़े हैं तो वह विपक्ष में अपनी कविता को खड़ा कर पाते हैं। कविता की ये बहुत बड़ी शक्ति है कि वह विपक्ष में खड़ी हो सके। सत्ता के पक्ष में तो सभी खड़े हो जाते हैं। आलोक धनवा की कविता में भी हमें शोषण के खिलाफ जिम्मेदारी नज़र आती है। वे कहते हैं कि उनकी कविता एक बिल्कुल नई बंदूक की तरह है जो जली हुई औरत के पास जाती है और हर शोषित के साथ खड़े होना चाहती है। वह उस गर्भवती औरत की तरफ इशारा करते हैं जिसकी नाभि में गोली मार दी गई। क्यों? कहीं ईमानदार आदमी पैदा ना हो जाए, इसलिए सत्ता कितनी डरी हुई है जो ईमानदार आदमी को पैदा नहीं होने देना चाहती। याद कीजिए उन कालीन बनाते हुए बच्चों को, जिनको इसलिए चुरा कर स्थापित कर दिया जाता है कालीन बनाने के लिए क्योंकि उनकी उंगलियां बहुत कोमल होती हैं। वे लगातार कालीन बनाते हैं और उंगलियां बड़ी नहीं हो पाती और उसी काम में वे अपना जीवन खपा देते हैं। कितना डर है इस व्यवस्था के भीतर। सचमुच यदि गीली मिट्टी की तरह हाँ हाँ ना करता हुआ आदमी खड़ा हो जाए इस व्यवस्था के खिलाफ तो कितना कुछ बदला जा सकता है। इसीलिए आलोक धनवा की कविता भूखे बच्चे के साथ खड़ी होती है और नींद अचानक तुम आ जाओ से लेकर बच्चे की आत्मा गिर रही है ओस की तरह, इन सभी कविताओं में वे समाज के प्रति सरोकार की तलाश करते हैं। अरुण कमल कविता का प्रयोग धारदार हथियार की तरह करते हैं। धूमिल की परंपरा के एक सुसंस्कृत परंतु राजनीतिक प्रयोग को लेकर सजग कवि के रूप में हमें दिखाई देते हैं अरुण कमल। बिहार के मजदूरों की त्रासदी पर तो अनेक कवियों ने लिखा, लेकिन अरुण कमल एक पंजाबी चेहरे की तरफ ध्यान दिलाते हैं। एक ऐसे पंजाबी चेहरे की तरफ जिसके ऊपर अंधकार छाया हुआ है, धुआं छाया हुआ है, पीड़ा छाई हुई है और उसने भी अपना मुल्क छोड़ा है। मुल्क ना सही, मुल्क ही सही, परंतु मजदूर सब समान हैं। और तब वह लिखते हैं कि लोहे की छातियों को धोता जाता है धुआं, खिड़कियों से झांकता है पंजाबी मजदूर। ये मजदूर हर जगह अकेला है, शोषित है। क्या अंतर पड़ता है कि ये बिहार से आया है या पंजाब से। समकालीन कवि इसके साथ खड़े होना चाहता है, अमानवीयता के विरोध में आवाज़ उठाना चाहता है। अरुण कमल की जनवादी कविता नए इलाके में यदि हम ध्यान से देखें तो अरुण कमल लिखते हैं, कविता निर्बलों का बल है। कविता उसका पक्ष है
जिसका कोई नहीं, जो सबसे कमज़ोर और सबसे असहाय है, जिस पर बाकी सबका बोझ है। ट्रेन से उतरते हुए कुली पर अपना बोझ लादकर आराम से चलते हुए व्यक्ति को यदि हम सत्ता माने तो अरुण कमल उस कुली के साथ खड़े हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसका संघर्ष इतना सौंदर्यवान है कि उसके साथ चलने वाले व्यक्ति के साथ कभी कभी खड़ा नहीं हो सकता, और इसीलिए वह उस व्यक्ति की तरफ देख रहे हैं जो संघर्षरत है, और इसीलिए उन्हें संघर्षरत वृक्षों का सौंदर्य नज़र आता है। वे ऐसी कविता लिखने की प्रविधि का प्रयोग करना चाहते हैं जिसमें अधिक से अधिक कम से कम में कहा जा सके। स्मृति, अनुभव और कल्पना ये तीनों हों। उन्हें ऐसी कविता चाहिए जो भरी पूरी जीवन के ऐश्वर्य से संपन्न हो, और इसीलिए उनके केंद्र में भी साधारण मनुष्य नजर आता है। यदि नाटकीयता के स्तर पर देखें तो राजेश जोशी की कविता असमानता और शोषण के विरोध में अत्यंत नाटकीय अंदाज में खड़ी होती है। आम जन के पक्ष में खड़े राजेश जोशी फैंटेसी के नाटकीय अंदाज का इस्तेमाल करते हैं और एक नया ड्राफ्ट तैयार करते हैं दुनिया की संरचना का। जहां धूमिल ने देखा था कि साधारण व्यक्ति एक बीचों बीच दबे हुए कमंद के रूप में है, वहीं राजेश जोशी इस बंद समाज को चेतावनी देते हैं और वह कहते हैं कि यदि हम चुप रहेंगे तो हम भी मारे ही जाएंगे, जो सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज़ हो उनकी कमीज़ से ज़्यादा सफ़ेद। सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए उनकी शब्द पर, कमीज पर उनके दाग नहीं होंगे, मारे जाएंगे। और इसके समानांतर मुझे याद आता है रास्ते पर गुजरते हुए ऑटो के पीछे लिखा हुआ एक वाक्य, जहाँ ये लिखा होता है कि यदि आपके पड़ोसी पर अत्याचार हो रहा है और आप नहीं बोलते तो ध्यान रखिए अगली बारी आपकी है। क्या इन दोनों को समानांतर रखकर पढ़ा जा सकता है? विडंबना, विसंगति बोध के साथ त्रासद, यथार्थ और वर्तमान को बदलने की इच्छा इन कवियों के केंद्र में नजर आती है। बचपन को कंधे पर ढोते हुए बच्चे और पृथ्वी के सब कुछ समाप्त होते जाने की पीड़ा राजेश जोशी की कविता में हमें नजर आती है। वे कहते हैं कि बहुत भयानक है इसे विवरण की तरह पढ़ा जाना कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। बहुत पीड़ा देती है ये कविता, पर बहुत सोचने के लिए भी मजबूर करती है कविता, क्योंकि हम अक्सर कविता को विवरण की तरह पढ़ लेते हैं। जैसे जैसे सपाट बयानी और गद्यमयता कविता का विषय बनती चली गई, वैसे वैसे कविता विवरण की वस्तु होती गई। कविता में यदि की और जैसे शब्दों को लगा दिया जाए तो व्यक्ति उसे गद्य की तरह पढ़ सकता है, पर राजेश जोशी संकेत करते हैं कि ये बहुत भयानक है कि कविता को हम एक विवरण की तरह पढ़ें कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। यदि इसे पढ़ना है तो इसे प्रश्न चिन्ह की तरह पढ़ें कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। एक बहुत खूबसूरत कविता है उनकी, हमारी भाषा, और इसमें वह भाषा के प्रति अपनी चिंता को दर्ज कराते हैं। हम सोचते थे कि इस भाषा में हम पूरे ब्रह्मांड को पढ़ लेंगे, हमारा अनुमान ही सृष्टि की भाषा है, हम सोचते थे। भाषा के प्रति ये चिंता हमें फिर से याद दिलाती है धूमिल की, क्योंकि धूमिल की कविता में भी भाषा की चिंता लगातार नजर आती है। दूसरी ओर धूमिल का प्रभाव अकविता पर भी देखा जा सकता है, जिसका संकेत मैंने आरंभ में किया था यौन प्रतीकों के रूप में। यहाँ विसंगति है, विडंबना है, दमित और शोषित के पक्ष में खड़े होने की इच्छा तो है, परंतु कई बार बहुत अनाकर्षक और ऐसे सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन भी हैं जो विकृति तक पहुंच जाते हैं, जहां जुगुप्सा नजर आती है। सौमित्र मोहन, मोना गुलाटी, जगदीश चतुर्वेदी जैसे कई रचनाकार अकविता की यौन शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, जहां जटिलता है, निषेध है और बहुत असहजता भी। धूमिल की भी अनेक कविताएं ऐसी हैं जो अश्लीलता की कोटि में पहुंचती है, जैसे जब हर तीसरे गर्भाधान के साथ वह स्त्री को जोड़ते हैं, या फिर पाठक को वितृष्णा होती है जब वह पढ़ते हैं टांगों में फंसती हुई आफत जैसे वक्तव्य, या हिजड़ों के दिए हुए भाषण, या लिंग बोध पर लिखी हुई कविताएं, या वेश्याओं ने कविताएं पढ़ी आत्मशोध पर। इस तरह की चीज़ें, या जिसकी पूंछ उठाई उसे मादा पाया, ये सारे वक्तव्य हमें परेशान करते हैं। और आज के समय में जब हम अनेक विमर्शों पर अनेक तरीकों से सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और होना चाहिए, ऐसे में ये सारी पंक्तियाँ एक बार नए सिरे से खंगाले जाने की मांग तो अवश्य करती हैं। जगदीश चतुर्वेदी की कविता में ये यौन प्रतीक बहुत जुगुप्सापूर्ण तरीके से नजर आते हैं। जब वे स्तनों को प्यार करते हुए वनमानुष की तरह उन्हें काटने की बात करते हैं, बहुत अमानुषिक से प्रयोग हैं। निषेध की कविता यहाँ नजर आती है, पर यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ये निषेध
उस व्यवस्था से ही उपजा है। व्यवस्था के प्रति कहीं आक्रोश कवियों ने राजनीति के प्रति विरोध के रूप में दिखाया, तो कई कवियों ने उसे गिन्सबर्ग तक ले जाकर अपनी प्रेरणा बना लिया। वह मंत्र के जोर से आलोचक को भून देना चाहते हैं। वह ऑस्कर वाइल्ड की जय बोलते हैं, मिथकीय पात्रों को केंद्र में बना लाते हैं, अभिमन्यु की तरह क्रोधित होते हैं, आँखों से निकलती हुई आग की चर्चा करते हैं। भले ही ये कितना भी अमानुषिक लगे, परंतु ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक समय ऐसा था जब इस व्यवस्था ने साधारण से साधारण आदमी को इतना पीड़ित किया कि उसके पास और कोई तरीका नहीं बचा। सूर्यपुत्र कर्ण की त्रासदी क्या हम भूल सकते हैं? जगदीश चतुर्वेदी उस यातना को हमारे सामने रख देते हैं, जहाँ सूर्य के कंधे से उसका चेहरा उतर जाता है और सूर्य भी समझ जाता है कि वह विसंगत होता जा रहा है। मोना गुलाटी की कविताएं लिंग बोध, योनि, मादा आदि शब्दों पर भीतर ही भीतर फिर से परेशान करती हैं। एक ऐसी रात का जिक्र जब मोना करती हैं कि जहाँ जिंदा रहने के लिए जानवर बनना हमारी नियति हो जाए, पाठक रुककर सोचने के लिए मजबूर हो उठता है कि क्या केवल रति क्रिया ही जीवन का सत्य हो सकता है? क्या विचार की कोई प्रक्रिया उस जीवन का सत्य नहीं? पर मैं फिर कहूँगी कि ये सारी रचनाएं भी केवल तिरस्कृत करने के लिए नहीं हैं। ये समझने की ज़रूरत है कि ये पीड़ा और ये विसंगति बोध इन रचनाकारों में कहाँ से आ रहा है। असल में इस व्यवस्था के प्रति अलग अलग तरीक़ों से इन कवियों ने अपना विरोध जताया। किसी ने यौन प्रतीकों के माध्यम से, तो किसी ने राजनीतिक प्रतीकों के माध्यम से। सौमित्र मोहन एक तरह से दोनों पक्षों में खड़े हुए नजर आते हैं। एक तरफ वह अकविता के अस्तित्ववादी मुहावरे को भी केंद्र में लाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर लुकमान अली जैसा पात्र भी रचते हैं। यानी कहीं ना कहीं अब तक आते आते कविता दोनों स्तरों पर एक साथ खड़ी हुई नजर आने लगती है। मोहभंग की कविता के रूप में भी, तो कहीं बदलाव की इच्छा के रूप में भी। इसीलिए पर्यावरणीय सरोकार इन कवियों से कभी नहीं छूटते, चाहे कितने भी यौन प्रतीक आ जाएं, पर अंततः कविता प्रेम की कविता की मांग करती है। धूमिल की कविता में आक्रोश, वितृष्णा, जुगुप्सा, अश्लीलता भी है। बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा कहने की इच्छा भी है, और यही इच्छा आज के कवियों में भी नज़र आती है। व्यवस्था विरोध के नए मुहावरे और नया व्याकरण गढ़ने की इच्छा जो धूमिल में नज़र आती है, वही समकालीन कवियों में मुक्तिबोध नागार्जुन से होते हुए धूमिल तक पहुंचती है और धूमिल से होते हुए राजेश जोशी तक नज़र आती है। ऐसा नहीं कि कविता प्रेम नहीं जानती, ऐसा नहीं कि प्रेम पर रचनाएं लिखी नहीं जा रही, परंतु ये ध्यान रखना होगा कि क्रोध इसके केंद्र में है, विद्रोह इसके केंद्र में है। यदि आज की कविता को देखें तो आज बिहार से आने वाली 3 लड़कियों पर भी कविता लिखी जा रही है, जो फ़ोन नहीं कर पा रही, पत्र लिखना चाहती हैं और पत्र के माध्यम से दिल्ली में होने वाले नए नए अनुभवों को अपने माता पिता तक पहुंचाना चाहती हैं। ध्यान से देखें तो लड़की प्रेम कर रही है जैसी कविताएं भी लिखी जा रही हैं, और बहुत प्रसन्न है क्योंकि उसे लगता है कि उसके जीवन में वो पक्ष आया है जो पक्ष उससे बिल्कुल अछूता था। वह प्रेम करना चाहती है, उसे दर्ज करना चाहती है, और इसीलिए आदिवासी हो या दलित, साधारण हो या महत्वपूर्ण, हर व्यक्ति आज कविता लिख रहा है। कविता नए नए प्रतीकों के साथ आ रही है, कविता नई नई मान्यताओं की बात कर रही है, और जब कवि नई मान्यताओं को केंद्र में लेकर आते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि यह यात्रा इतनी सरल नहीं थी। इस यात्रा के लिए अनेक कवियों ने संघर्ष किए, और यहाँ आते आते मुझे याद आते हैं मुक्तिबोध के ब्रह्म राक्षस जो लंबे समय तक इसीलिए बंद रहा क्योंकि वह वो सब कुछ अपनी आने वाली पीढ़ी को देना चाहता था जो उसने सीखा। एक समय आया जब उसे एक शिष्य मिला और उसने उसे वो सब कुछ सिखाया जो उसके पास था, और उस दिन उसने शिष्य को बताया कि आज से तुम अपनी शिक्षा के गुलाम हो, तुम्हें अब आने वाली पीढ़ियों को देना पड़ेगा वह सारा सत्य जो तुम जानते हो। कवि इसी तरह का एक ब्रह्म राक्षस है जो कुछ देख रहा है, सीख रहा है, उसे आने वाली पीढ़ियों को देना अपनी जिम्मेदारी समझता है। यही कवि आज का सत्य है, यही कवि आज की सत्य कविता लिख रहा है, और एक ऐसी कविता जिसका पुरस्कारों से कोई सरोकार नहीं,
जिसे अंतर नहीं पड़ता कि उसे बहुत बड़े स्तर पर लोग मान रहे हैं या नहीं मान रहे, सत्ता उसे स्वीकार कर रही है या नहीं, परंतु जनता उसे मानती है, जनता उसे अपना कवि मानती है। और इस स्तर पर आकर धूमिल सभी के प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। नागार्जुन से गुजरते हुए, धूमिल से होते हुए यह यात्रा राजेश जोशी से होकर आलोक धनवा तक पहुंचती है, और जहां लगातार सरोकार केंद्र में है। सिर्फ बच्चा, माँ और पिता ही नहीं, पर्यावरण भी इनके केंद्र में है। ये कवि अहंकार की कविता नहीं लिखते, ये कविता सरोकार की लिखते हैं, प्रेम की लिखते हैं, विचार की लिखते हैं, नए समाज की इच्छा की लिखते हैं। और उम्मीद है कि कविता ने जिस सिलसिले को शुरू किया, शायद समाज उसी से बदलेगा।